Hello everyone, myself is Sunil Kumar, lecturer in psychology, डाइट हमीरपुर. वेलकम इन दिस ऑनलाइन सेशन. डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि हम अधिगम के सिद्धांतों की चर्चा कर रहे हैं. तो इससे पहले हमने क्लासिकल कंडीशन का जिक्र किया और उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम दूसरी कंडीशनिंग की बात करेंगे. उस सिद्धांत का नाम है ऑपरेंट थ्योरी, अर्थात क्रिया प्रसूत का सिद्धांत. दूसरे शब्दों में इसको हम नैमित्तिक अनुबंधन भी कहते हैं या इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी के नाम से भी जानते हैं. डियर ट्रेनीज, आप जानते हैं कि ये सिद्धांत बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया और स्किनर ने कई तरह के प्रयोग अपने चूहों के ऊपर किए थे, पिजन्स के ऊपर किए, और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रहे. तो इनका मानना था कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए थ्योरी ऑफ लर्निंग इन बिहेवियरल साइकोलॉजी विच एम्फेसिस द रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट इन कंडीशनिंग. तो इनका ये मानना रहा कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है और इनका जो फोकस रहा वो मेनली रीइंफोर्समेंट पे रहा, जिसको हम हिंदी में पुनर्बलन कहते हैं. इट एम्फेसाइज द इफेक्ट दैट रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट फॉर स्पेसिफिक बिहेवियर्स कैन हैव ए पर्सन्स फ्यूचर एक्शंस. कि किसी भी रिवॉर्ड का या पनिशमेंट का प्रभाव उस प्राणी के व्यवहार के ऊपर पड़ता है, भविष्य में करने वाली क्रियाओं के ऊपर पड़ता है. अर्थात पुनर्बलन का प्रभाव हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है. पुनर्बलन मीन्स दो तरह का बताया गया, एक रिवार्ड के रूप में, एक पनिशमेंट के रूप में. पुरस्कार व दंड का प्रभाव हमारे व्यवहार के ऊपर पड़ता है, प्राणी के व्यवहार के ऊपर पड़ता है. डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि इन्होंने ये अपना सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया और ये सिद्धांत स्टिमुलस रिस्पॉन्स पर आधारित है, उद्दीपक प्रतिक्रिया पर आधारित है. और इस सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन भी कहते हैं क्योंकि इसमें निश्चित क्रियाशीलता व सक्रियता होती है और प्राणी को पुनर्बलन प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया अवश्य करना पड़ती है. तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुनर्बलन के कारण प्रभावशाली अधिगम होता है. अगर किसी सीखने के पीछे कोई रिवार्ड हो, कोई पुनर्बलन हो, तो वो सीखना जो है वो इफ़ेक्टिव होता है. ये स्किनर का इस सिद्धांत का आधार रहा है. अगर और हम थोड़ा सा चर्चा आगे करें तो ये स्किनर ने इस पुनर्बलन के सिद्धांत को बहुत अधिक महत्व दिया और उन्होंने पुनर्बलन की सहायता से कहा कि व्यवहार में जो वांछित दिशा में परिवर्तन लाने में ये सहायक होता है. अर्थात प्रतिक्रियाओं द्वारा व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है और ये प्रतिक्रिया को पुनर्बलन की सहायता से मजबूत किया जा सकता है. पुनर्बलन का प्रभाव प्रतिक्रिया की संभावना को बढ़ा देता है. अर्थात पुनर्बलन की सहायता से प्राणी के व्यवहार को एक विशेष दिशा में परिवर्तित किया जा सकता है. तो आइए इन्होंने इस अपने विचारधारा को अपने एक प्रयोग के द्वारा हमारे सामने पेश किया. तो इन्होंने स्किनर ने अपना ये सिद्धांत चूहे के ऊपर किया और चूहे को एक बॉक्स में छोड़ दिया, जिसको उस बॉक्स का नाम उन्होंने स्किनर बॉक्स रखा. एक ऐसी पेटी तैयार करी जिनको उसने स्किनर बॉक्स का नाम दिया और इस बॉक्स की दीवार से एक निकलता हुआ लीवर था जिसका संबंध एक स्वचालित मशीन से होता था और जिसमें लीवर को दबाने की अनुक्रिया के कारण जो उसकी रिकॉर्डिंग अपने आप हो जाती थी. लीवर दबाने से अपने आप भोजन के रूप में वो चूहे के लिए जो भोजन पैलेट के रूप में, एक गोली के रूप में उस तस्तरी में वो आ जाता था. और ऐसा देखा गया कि प्रयोग में चूहा पहले काफ़ी समय तक बॉक्स में इधर उधर घूमता रहता था, दीवार व फर्श पर सूंघता और दीवार को
उसको काटने की कोशिश करता, फिर भी वह लीवर के पास आया और लीवर उससे सहज दब गया और परिणाम स्वरूप उसको खाना मिल जाता है। तो लीवर को दबाने में काफ़ी कम समय लग रहा था जैसे जैसे वो आगे प्रयास करता था और उसे भोजन प्राप्त हो जाता था। तो इस प्रकार बॉक्स में लीवर दबाने की अनुक्रिया से उसे पुनर्बलन के रूप में भोजन प्राप्त हो रहा है। अब इन्होंने यहाँ फोकस करा कि जो बार बार वो कोशिश जो कर रहा था उसके पीछे एक जो प्रेरक का काम कर रहा था वो पुनर्बलन था, क्योंकि वो भूखा था और वो उसको एक रिवार्ड के रूप में भोजन प्राप्त हो रहा था। इस करके वो बार बार उन प्रयासों को कर रहा था। तो बार बार प्रयास करने के पीछे भी पुनर्बलन था, उसके सीखने के पीछे भी पुनर्बलन था, क्योंकि उसको लगता था कि पुरस्कार के रूप में उसको वो गोली खाने वाली मिलेगी एक भोजन के रूप में। तो स्किनर ने यहाँ पर इस प्रयोग में दो चीज़ें हमारे सामने रखी। अगर हम उनको एक नटशेल में देखें तो दो तरह के व्यवहार का जिक्र किया, एक रिस्पोंडेंट बिहेवियर और एक ऑपरेंट बिहेवियर की बात करी। रिस्पोंडेंट बिहेवियर यानी कि प्रतिक्रियात्मक व्यवहार वो होता है जो कि उद्दीपक के नियंत्रण में रहता है। तो इस प्रकार का व्यवहार प्राणी के नियंत्रण में नहीं होता, उद्दीपक के नियंत्रण में होता है। फॉर एग्जांपल जो आपने पिछला एक्सपेरिमेंट देखा था कि भूखे कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत करने पर लार का स्रावित होना, ये प्रतिक्रियात्मक व्यवहार रहा था जो क्लासिकल कंडीशनिंग में, क्योंकि भोजन को देखकर लार का आना स्वाभाविक होता है। ये तो एक प्रतिक्रियात्मक व्यवहार होता है, रिस्पोंडेंट बिहेवियर जिसे हम कहते हैं। तो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के अन्य भी उदाहरण आप दे सकते हैं इसके अलावा भी, जैसे तेज प्रकाश पड़ने पर या हमारी आंखें झपक जाती हैं या हाथ में सुई चुभने पर हाथ को हम एकदम दूर हटा लेते हैं। तो ये तो एक हमारा रिस्पोंडेंट बिहेवियर हुआ, प्रतिक्रियात्मक व्यवहार हुआ जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, उद्दीपक का नियंत्रण होता है। लेकिन ऑपरेंट जो बिहेवियर हमारा है ये बाहरी व्यवहार होता है। जो पहला व्यवहार रिस्पोंडेंट बिहेवियर की मैंने बात करी, जो प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है वो आंतरिक व्यवहार होता है। लेकिन जो ऑपरेंट व्यवहार है, जो हमारा क्रिया प्रसूत व्यवहार है, वो बाहरी व्यवहार होता है और यह व्यवहार प्रतिक्रियात्मक व्यवहार से अलग होता है। यह व्यवहार उद्दीपक के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं होता है, अर्थात हमारी स्वेच्छा पर निर्धारित होता है। ये व्यवहार हमारी स्वेच्छा से होता है, अपनी इच्छा से होता है। तो स्किनर ने अपने प्रयोग में चूहे का व्यवहार एक क्रिया प्रसूत व्यवहार है। जब तक प्राणी स्वेच्छा पूर्ण से इस प्रकार के व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं होता तो क्रिया प्रसूत व्यवहार घटित नहीं हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई टेलीफोन की घंटी बज रही है और उसकी प्रतिक्रिया करने के लिए व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से व्यक्ति की इच्छा के उसको उत्तर देने के लिए बाध्य है, उस फ़ोन को उठाए या ना उठाए। जब तक व्यक्ति स्वेच्छा से इस प्रकार की क्रिया करने के लिए बाध्य नहीं होता तो जो हमारा व्यवहार है क्रिया प्रसूत व्यवहार के रूप में घटित नहीं हो सकता। तो इस प्रकार क्रिया प्रसूत व्यवहार वह व्यवहार है जो प्राणी की स्वेच्छा उसमें निहित होती है। तो इस सिद्धांत के मुताबिक दो तरह का व्यवहार का जिक्र किया गया, एक रिस्पोंडेंट व्यवहार जो कि आंतरिक व्यवहार होता है, और स्किनर ने उस सिद्धांत को तो माना, क्लासिकल कंडीशनिंग को माना, और साथ में जो बाहरी व्यवहार है उस पहलू को भी साथ में जोड़ा कि हमारा जो बाहरी व्यवहार है वो अपनी स्वेच्छा पर निर्धारित करता है अगर उसके पीछे कोई रीइंफोर्समेंट होती है। तो आइए एक रीइंफोर्समेंट देखिए कैसे हेल्प करती है लर्निंग में। ऐड एप्रिशिएटिव स्टिमुलस फॉलोइंग करेक्ट बिहेवियर। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जब कोई करेक्ट व्यवहार किया जाता है तो उसके पीछे प्रशंसा छिपी होती है। तो जब कोई बच्चा या कोई व्यक्ति कोई अच्छा व्यवहार करता है, अगर हम उसकी प्रशंसा करते हैं तो वो शाबाशी जो है वो उसके लिए एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुई। और इस तरीके से जो
अवांछित व्यवहार हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर हैं, उनको अगर हमने हटाना हो तो नॉक्सियस स्टिमुलस को अगर हमें हटाना हो, रिमूव करना हो, तो जब हम कोई दंडात्मक ऐसी कार्रवाई करते हैं या किसी की प्रशंसा नहीं करते हैं तो उसको हम नकारात्मक अनुबंधन कहते हैं, मानव डांट दे देते हैं। तो वो एक नकारात्मक है कि इस तरह का व्यवहार वांछित नहीं है। तो रीइंफोर्समेंट के सिद्धांत की हम चाहे क्लासरूम में, एजुकेशन में इसके अधिकतर प्रयोग करते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के रूप में, क्योंकि ये हमारा जो ऑपरेंट बिहेवियर है उसको निर्धारण रीइंफोर्समेंट करती है। तो संक्षेप में हम देखते हैं कि क्या इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। आप जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशंस की तरह इसके भी अपने बोधत्व हैं। जैसे हमने एक्सटिंक्शन की बात करी थी, स्पॉन्टेनियस रिकवरी की बात करी थी, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें एक जो मेन पहलू जुड़ा है वो रीइंफोर्समेंट का जुड़ा है और उसका विशेष महत्व होता है क्योंकि पुनर्बलन की सहायता से व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान की जाती है और पुनर्बलन की प्रकृति धनात्मक तथा निषेधात्मक किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप जानते ही हैं कि ये वह उत्तेजना होती है जिसे प्राप्त करने के लिए प्राणी चेष्टा और कार्य करता है कि मुझे इसके बदले में शाबाशी मिलेगी या मेरी प्रशंसा की जाएगी। तो धनात्मक पुनर्बलन में किसी उत्तेजना के साथ प्रस्तुत किया जाता है और निषेधात्मक पुनर्बलन वह उत्तेजना होती है जो सक्रिय जो प्रतिक्रिया है उसको काम करती है। तो प्राणी इस उत्तेजना से बचने के लिए प्रयास करता है और इस अनुबंधन में प्राणी की प्रतिक्रिया पर उसका पीड़ादायक प्रभाव होता है, इस करके उससे वो दूर हटना चाहता है या उससे बचना चाहता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें मोटे तौर पर बहुत सारे पॉइंट आप जोड़ सकते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर टू मोटिवेट द स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स के जो डिज़ायरेबल चेंज बिहेवियर में लानी है, जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि सीखने सिखाने का कि बच्चे के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जाए। तो वो वांछित परिवर्तन लाने के लिए जो अच्छा व्यवहार है जिसको हम एनकरेज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पॉजिटिवली रीइंफोर्स करते हैं, जो अवांछित व्यवहार है उसको हम नेगेटिवली रीइंफोर्स करते हैं। तो ये देखने में मिलता है कि विद्यार्थियों को प्रेरित करने में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा योगदान है। अगर उसके पीछे कोई पुरस्कार छिपा है तो व्यक्ति उस व्यवहार को जल्दी सीखेगा, उस काम को करने के लिए प्रेरित होगा। रेपिटिशंस में दोहराने में अगर कोई ये एक रीइंफोर्समेंट बहुत अहम रोल प्ले करती है। वोकैबुलरी बढ़ाने में अगर हमने किसी बच्चे का उच्चारण या उसकी को इम्प्रूव करना है, उसको अगर हम अप्रिशिएट करते हैं, उसकी वोकैबुलरी को बढ़ाना है, तो उसके पीछे अगर वो सीखने के पीछे कोई रीइंफोर्समेंट होती है उसमें मदद करती है। हेल्प्स इन डिज़ायरेबल चेंजेस, जैसे मैंने पहले कहा कि वांछित परिवर्तन लाने में, व्यवहार में वांछित परिवर्तन जो हम चाहते हैं कि इस तरीके का बच्चा व्यवहार करे, तो उसमें ये रीइंफोर्समेंट जो है वो बहुत अधिक योगदान अपना देती है। और सफल प्रयास करने में, एलिमिनेशन ऑफ फियर, डर को भगाने में रीइंफोर्समेंट के द्वारा हम बच्चे के जो अनवांटेड फियर हैं उनको जो है वो दूर कर सकते हैं। और इसके अलावा शेपिंग द बिहेवियर, व्यवहार को एक निश्चित दिशा प्रदान करने में रीइंफोर्समेंट का बहुत बड़ा योगदान होता है। और संक्षेप में कहें तो एक सेटिस्फेक्शन का एक बहुत बड़ा साधन है हमारा रीइंफोर्समेंट के द्वारा। जब उस बच्चे को एक, चाहे उसकी बायोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं या उसकी अपनी साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी होती हैं, तो रीइंफोर्समेंट के द्वारा उसको एक संतुष्टि का भाव मिलता है उस कार्य को करके। तो एक और रीइंफोर्समेंट जो है वो बच्चे को कुल मिलाकर एक प्रेरित करना और सीखने को प्रभावशाली बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो ये सिद्धांत भी एक क्लासिकल कंडीशनिंग की तरह ही बाकी पहलू इसमें दिए गए हैं अनुबंधित करने पे। और ये जो मुख्य इसमें जो एक अंतर है, जो भिन्नता है
कि इसमें जो रीइंफोर्समेंट पे बल दिया गया है कि सीखने के पीछे रीइंफोर्समेंट जो है वो एक बहुत अहम भूमिका जो वो अपनी निभाती है। अगर किसी काम को करने के पीछे रीइंफोर्स किया जाए, रीइंफोर्समेंट दी जाए, तो व्यक्ति का जो सीखना है वो प्रभावशाली होता है। तो इस विधि में संक्षेप में इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।